वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का संजीव डेश्वर का मॉडल नंबर 3 है विज्ञान विषय का, उसके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ ही जो भी ट्रिकी सवाल है उनको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला सवाल है वो हमारा बहुविकल्पिक प्रश्न है, जिसके अंदर हमें 18 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न हमारे एक एक नंबर के होने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? यानी अगर ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हमारा अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, बाद में कॉपर तो हट गया और हाइड्रोजन क्या हो गया? इसके अंदर जुड़ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रहा है। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आघातवर्तीयता कहा जाता है। एथीन के जल योजन से बना यौगिक है। एथीन का मतलब यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 2 होगी। देखो, एथीन का सूत्र होता है CnH2n। एथेन का तो होता है +2। एथीन की बात करें तो CnH2n होता है, और एथाइन का हमारा क्या लग जाता है? पीछे -2 लग जाता है। तो हमें यहाँ पर एथीन की बोला है, यानी क्या होगा? CnH2n। यानी यहाँ पर एथीन की बात कर रहा है तो कार्बन कितने होंगे? 2, यानी C2H4 होगा। साथ ही हमें इसमें क्या जोड़ना है? जल जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? ये C2H5OH हो जाएगा। यानी हमारा जो बी ऑप्शन होगा, एथिल अल्कोहल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में किस निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है? तो हमें पता है कौन सी गैस लेते हैं हम? नाइट्रोजन। क्योंकि जब भी कोई पदार्थ इसके संपर्क में आ जाता है ऑक्सीजन के, तो वो क्या हो जाता है? विषैला यानी खराब हो जाता है। तो हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। हमारे रुधिर की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी इसका पीएच का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। अगर 7 से कम हो तो जो विलयन होगा वो किस प्रकार का होगा? अम्लीय होगा। और 7 होगा यानी वो क्या हो जाएगा? उदासीन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, देखो एल्किन का तो CnH2n, साथ में क्या था हमारा? प्लस का 2 था। लेकिन जब एल्किन की बात करें तो CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या हो जाएगा? पीछे -2 लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? CnH2n -2। अगर हम बात करें तो ये हमारा किसका सूत्र होगा? ये हमारे एल्किन का होगा। ये हमारा एल्किन हो जाएगा, ये एल्केन, ये एल्किन, और ये किसका हो जाएगा? एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो उसको कोशिका कहा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक तो कपालीय तथा मेरु तंत्रिकाएं होती है। 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, एक तो कपाल तंत्रिकाएं और दूसरी क्या हो जाएगी? हमारी मेरु तंत्रिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन क्या हो जाएगा? हमारा हार्मोन हो जाएगा। एस्ट्रोजन, इंसुलिन और थायरोक्सिन ये क्या हो गए? ये हमारे जंतु हार्मोन है। जबकि अगर हम पादप की बात करें तो जिब्रेलिन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? वर्तिका के नाम से जानते हैं। देखो, अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। देखो, वर्तिका, वर्तिकाग्र और हमारा अंडाशय, ये तीनों किसके भाग हैं? स्त्री केसर के हैं। जबकि परागकोश और परागकण किसके भाग होते हैं? हमारे पुंकेसर के भाग होते हैं। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, उन्होंने क्या किया? अपने संक्रमण में केवल एक लक्षण को कितनी बार लिया था? उन्होंने एक बार ही लिया था। यानी उन्होंने 7 विकल्पीय लक्षण लिए थे, लेकिन जो एक लक्षण था उसको एक ही बार प्रयोग में लिया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपघटकों का कार्य है, यानी अपघटक क्या कार्य करते हैं? पदार्थों को क्या करते हैं? पुनर्चक्रण, यानी वो उनको वापस उसी पदार्थ में बनाने का काम करते हैं। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो हमें पता है जब भी वस्तु को हम किधर रखें? अवतल दर्पण के अवतल लेंस के सामने रखें तो उसका आभासी और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो वो हमारा उल्टा और क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश, यानी ये किसका मात्रक दे रखा है? हमें कूलाम का मान दे रखा है। ये हमारा V का मान यानी
वोल्टता का मान देर का विभवांतर हो गया, कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो हमें किसका मान निकालना है, कार्य यानी W का मान निकालना है। तो V इंटू क्या हो जाएगा Q। V का मान कितना है, 6 वोल्ट है, विभवांतर 6 वोल्ट दे रखा है, और हमें जो आवेश दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, विभवांतर मापने का यंत्र होता है तो वो क्या होता है, हमारा वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर तो वोल्ट मीटर में नापते हैं, और जो हमारी विद्युत धारा है वो हम एम्पियर में मापते हैं। फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ये हमारा जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम था उसके आधार पर इसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर देखो हमें 3 अंगुलियां लेनी पड़ती है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा दिखाता है, हमारे बल की दिशा दिखाता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें बताना है कि ये जो श्वसन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की हो जाएगी, ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो इसका सूत्र होता है 2n², यानी जो पहला कक्ष होता है के, उसके अंदर अगर हम n का मान 1 रखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। उसके बाद L कक्ष है, उसमें कितना हो जाएगा, अगर हम n की जगह 2 रखें तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। m की बात करें तो 18 आ जाएंगे। n की बात करें तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 42 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी अगर एक कक्ष होगा तो n का मान 1 रखना है, L के लिए 2 रखना है, M के लिए 3 और N के लिए हमें 4 रखना है। मधुमेह के मरीजों द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है, यानी इंसुलिन द्वारा। किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। अगला है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके किस में बदल जाता है, तो ये हमारी किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। किस में बदलेगा, ये हमारा रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होता है। परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था, हम किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं, और विभवांतर के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है, चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होगा, अगर दोनों ध्रुव सेम है तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। अगर हम S को पास में लाएंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा, N को N के पास लाएंगे तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन जब असमान ध्रुव है तो उनमें क्या हो जाएगा, हमारा आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर बात सजातीय यानी समान प्रकार के ध्रुवों को पास में लाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने हल कर लिया। C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 4 है। तो देखो एक कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं मेथ, फिर एथ, प्रोप, और 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो ब्यूट हो गया, साथ में हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पर OH जोड़ा। OH का मतलब क्या होगा, ओल जुड़ेगा, यानी हमें क्या लगाना है, अनुलग्न लगाना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ब्यूटेनॉल इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, का आंसर हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। Zn यानी जिंक, लेड और साथ ही कॉपर की सक्रियता क्रम में हमें जमाना है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, जिंक की होती है, उसके बाद लेड यानी शीशे की होगी, उसके बाद जो कॉपर हमारा तांबा है उसकी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान कितना होता है, तो इसका पीएच का मान कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि जो इसकी प्रकृति होती है, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसका जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब इसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, हमारी क्षारीय प्रकृति है। किस प्रकार की प्रकृति हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। इसका हमें सूत्र भी याद रखना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला बोला है निम्न अयस्कों के सूत्र लिखने हैं। तो पहले हमें बोला है हेमेटाइट, दूसरा है कॉपर पाइराइट। तो अगर हम दोनों के सूत्र की बात करें, हेमेटाइट इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, यानी Fe2O3 हम हेमेटाइट के नाम से जानते हैं। जबकि अगर कॉपर पाइराइट की बात करें तो CuFeS2, इसको हम पाइराइट के नाम से जानते हैं। कोशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है, तो अगर हम बात करें तो ये बोमेन संपुट के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बोमेन संपुट के अंदर पाया जाता है। अगली है 10 से 12 वर्ष की आयु में मादा में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। एक तो हो जाएगा स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। पहला बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि।
और हमारा जो दूसरा होगा उसमें हम लिख सकते हैं रजोदर्शन का प्रारंभ, रजोदर्शन का प्रारंभ। ये क्या हो जाएंगे हमारे दो इसके परिवर्तन हो जाएंगे। यौनारंभ किसे कहते हैं? अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था की वह अवधि जिसमें जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है क्या कहलाते हैं? यौनारंभ कहलाता है। इसका आंसर हम नीचे देखेंगे अभी कि यौनारंभ क्या होता है, यानी किशोर अवस्था की वह अवधि जिसमें क्या होता है, जितने भी जनन अंग है वो परिपक्व यानी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो अपना यौनारंभ कहलाता है। जीन किसे कहते हैं? यानी जीन की बात करें तो डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। किसकी होती है? यानी डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा जीन कहलाता है। अगला है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर अगर हम नीचे देखेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। प्रकाशिक केंद्र का मतलब हो गया, अगर कोई लेंस है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, तो बिना मुड़े क्या होती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है, यानी बिल्कुल सीधी निकल जाती है। इसको हम ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बादल सफेद रंग के क्यों दिखाई देते हैं? तो देखो हमें पता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें क्या दिखाई देते हैं, ये सफेद रंग के दिखाई देते हैं। यहाँ पर बोला है कि 2 ओम 3 ओम 6 एम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का मान प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, हमें 1 वोल्ट प्राप्त हो। तो देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? RN बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RN का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो R1 तो 2 3 और 6 हो गया, तो हमारा प्रतिरोध कितना होगा? 11 होगा। ये तो हमें मिल नहीं रहा है। अगर हम इनको किस में जोड़े? पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़े। अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/RN बराबर 1/R1 1/R2 और 1/R3, यानी RN बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 1/3 और 1/6। 6 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? ये 3 बार 2 बार और 1 बार, तो 6/6 यानी कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। यानी RN का मान कितना होगा? 1 होगा। यानी हमें ये जो प्रतिरोध है इन सबको हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे? पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, यानी समांतर क्रम में इनको जोड़ा जाएगा। अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो श्रेणी क्रम में तो अधिकतम होता है और समांतर क्रम में मिनिमम होगा। 2 चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा? उनकी दिशा एक हो जाएगी, तो ये चुंबक में कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक साथ नहीं जोड़ते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखे थे उसके आंसर ये हैं। आप यहां से भी इनको देख सकते हो कि कौन सा किसका सूत्र होता है। अगर हम बात करें तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये ऐसा क्योंकि इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विसूचकों को रखने पर उनकी सुई 2 दिशाओं की ओर अंकित करेगी, यानी दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी, तो ये कभी भी संभव नहीं है। चलो अगला अगर हम बात करें तो देखो सूत्र हमें लिखना है। पहला बोला है कि हमें इनको रासायनिक समीकरण लिख के संतुलित करना है। पहला है एल्यूमिनियम, इसका सूत्र क्या होता है? Al होता है। कॉपर क्लोराइड यानी CaCl2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, कॉपर का कॉपर हो गया। देखो यहाँ पर हमें कितना मिला है? क्लोरीन कितना मिला है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। इसका मतलब अगर मैं इसको इधर 3 से गुणा करूं और इधर मैं 2 से गुणा करूं तो क्लोरीन कितना हो गया? 6 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा? 6। लेकिन कॉपर यहाँ पर कितना हो गया? 3। यहाँ 1 ही है, यानी यहाँ पे हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 हो गया, यानी इधर भी हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। दूसरे की बात करें हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, साथ ही पोटेशियम यानी K2SO4, साथ ही बात करी बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 हो जाएगा, साथ ही पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना है? इधर 2 है, इधर कितना है? 1 ही है, तो 2 से गुणा करो। अब देखो K का मान इधर भी 2 हो गया, इधर भी कितना है? 2, यानी ये दोनों संतुलित हो गए। अगर हम बेरियम की बात करें तो इधर भी 2 है, इधर भी कितना है? 2 है, यानी हमारी ये क्या हो गई? एक संतुलित समीकरण हो जाएगी। साथ ही अगर हम अगला सवाल देखें, इसका जो 5वां सवाल है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा, इसमें हमें क्या करना है? 2 अंतर बताने हैं। तो देखो धोने का सोडा कौन कौन से हो गए इसके? धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट यानी
Na2CO3 बोरेक्स बनाने में किया जाता है। यानी एक हमारा जो उत्पाद होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बोरेक्स, उसको बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में और घर की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, धोने के शेडों का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला तो बोरेक्स हो गया, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग और सफाई करने में। बेकिंग सोडा यानी हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं हम, बेकिंग सोडे के नाम से बोलते हैं, का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, यानी आग बुझाने में किया जाता है। एंटासिड यानी जब हमें एसिडिटी हो जाती है उसके अंदर भी किसका प्रयोग करते हैं हम, बेकिंग सोडा, यानी हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये किस प्रकार का होता है, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्योंकि देखो हमारे पेट के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो ये किस प्रकार का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी अगर हम क्या होगा, देखो आपका पेट अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पेट क्या हो जाएगा, दर्द करने लग जाएगा। तो हमें पता है अम्ल को हमें उदासीन बनाना है तो उतनी ही मात्रा में हमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षारक। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, एंटासिड, क्योंकि ये प्रकार का क्या है, एक क्षारक है। जब अम्ल और क्षार दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, उससे जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमारा जो उदर यानी पेट है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, पाचन में सहायता प्रदान करता है। लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों, देखो लोहे को शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। नर्म यानी आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाता है, यानी बिल्कुल ही आसानी से टूट जाएगा क्योंकि बिल्कुल नर्म होता है। एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक क्या हो जाता है, उसको उसका आकार परिवर्तित कर सकते हैं। लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, स्टेनलेस इस्पात किस प्रकार बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। यानी हम 0.05% क्या मिला देंगे इसके अंदर, कार्बन, जिससे लोहा क्या हो जाता है, एक तो कठोर हो जाएगा। स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ निकल और किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस इस्पात किस किस से, मिश्र धातुओं से मिलकर बना है। तो एक तो निकल और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, क्रोमियम हो जाएगा। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, इस पर जंग भी क्या होता है, नहीं लगता। इस प्रकार लोहे के साथ हम क्या मिलाते हैं, इसमें निकल और क्रोमियम भी मिलाते हैं। अगला है लसिका किसे कहते हैं, तो रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती है तथा उत्तक तरल एवं लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह भी होते हैं लेकिन ये रंगहीन होते हैं, यानी इनका कोई भी रंग नहीं होता है। इसमें अल्प मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी लसिका की बात करें तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसका जो रंगहीन होता है यानी इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है और अल्प मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कार्य की बात करें तो पचा हुआ तथा शुद्धांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वह लसिका द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अगर किसकी बात हो रही, छोटी हाथ की बात हो रही है। लसिका अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकाएं अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता है, यानी क्या करता है, वापस इसको रुधिर में ले जाने का कार्य करता है। देखो अगले सवाल की बात करें, तंत्रिका पेशीय संधि का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि बताइए। देखो अगर हम इसके चित्र की बात करें तो इसका हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी, एक तो कोशिका है, ये क्या होता है, पेशी फाइबर पाया जाता है, ये तंत्रिकाक्ष हो जाएगा, ये तंत्रिका पेशीय संधि है। ये हमारा किसका चित्र है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार देख लेते हैं, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पेशी के मध्य संधि स्थल पर स्थित रिक्त स्थान पाया जाता है जिसको हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। जब तंत्री कोशिका में विद्युत आवेग अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है तो विद्युत आवेग द्वारा कुछ रसायनों का विमोचन होता है। ये रसायन सिनेप्स को पार कर दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं और आवेग प्रारंभ होता है जिससे क्या हो जाता है, संकुचित प्रारंभ हो जाता है। अगर हम बात करें तो हमने इस प्रकार का चित्र तो देखा है, ये क्या होता है, हमारा तंत्रिका कोशिका का चित्र है। यानी एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है, बीच में जो खाली स्थान होता है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, सिनेप्स के नाम से जानते हैं। अगला सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, बीजाणु समासंग पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो सबसे पहले ये बीजाणु समासंग का क्या है, एक चित्र दे रखा। चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं।
इसके अंदर बोला है अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है, जैसे राइजोपस में उदर तंतुओं का गोल संरचना पाई जाती है जिन्हें बीजाणुधानी कहा जाता है। यानी राइजोपस एक जीव है जिसके अंदर गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है जिनको बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है, जो जनन अंग में भाग लेते हैं। इन बीजाणुधानी में विशेष कोशिकाएं तथा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। यानी ये जो जितने भी क्या है ये गोल गोल संरचनाएं हैं, इनसे क्या बनेगा, ये बीजाणुधानी है, इनसे एक नए जीव का उत्पन्न होता है। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है जो बीजाणु की विभिन्न परिस्थितियों में क्या करती है, सुरक्षा करती है। यानी ये हमारा क्या है, बीजाणु है। इसके चारों तरफ बीजाणुधानी पाई जाती है, यानी एक कोशिका पाई जाती है बाहर की झिल्ली जो क्या करती है, इनकी रक्षा करने का काम करती है। ये सतह संपर्क में आने पर क्या करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। तो ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा, राइजोपस का। अगली बात करें, निम्नलिखित तकनीकी पदों का विवरण कीजिए। जीन प्रारूप, साथी, लक्षण प्रारूप क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। देखो जीन प्रारूप की बात करें, जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। यानी जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम जीन प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप द्वारा जीव में किसी लक्षण विशेष के लिए उपस्थित जीवों का प्रकृतात्मक निरूपण किया जाता है। जीन प्रारूप से जीव की आनुवंशिक संरचना व्यक्त होती है। भिन्न भिन्न लक्षणों के लिए जीन प्रारूप को भिन्न भिन्न अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे मटर के पौधे की लंबाई है, जीन प्रारूप को टी, यानी टी क्या कहलाता है, एक प्रभावी लक्षण है, जबकि स्मॉल टी क्या है, एक अप्रभावी लक्षण है। आकृति के लिए हम क्या करते हैं, राउंड यानी गोल, एक तो गोलाकार हो जाएगा आर का मतलब, और हमारा अगर आर की बात करें तो गोलाकार, और दूसरा क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। अगर हम बात करें लक्षण प्रारूप का होता है, जीव के लक्षण विशेष के भौतिक स्वरूप को इस लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप जीन के बाह्य स्वरूप को व्यक्त करता है, जैसे लाल हो गया, लंबा हो गया, बौना हो गया, जो उसका बाहरी लक्षण होता है वह क्या कहलाता है, उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। देखो युग्म विकल्पी कहते हैं किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। प्रत्येक जीन के दो रूप होते हैं विकल्पी, जैसे एक तो प्रभावी और दूसरा क्या हो जाएगा, अप्रभावी। अगर हम बात करें तो टी एक प्रभावी लक्षण है, जबकि स्मॉल टी क्या एक अप्रभावी लक्षण है। अगर पौधे को हमें लंबा करना है तो टी का एक ही बड़ा होना काफी है। अगर दोनों टी है तो भी क्या होगा, प्रभावी लक्षण है, एक बड़ा एक छोटा, तो भी क्या होगा, पौधा लंबा होगा। लेकिन बोनापन के लिए दोनों स्मॉल टी होना जरूरी है। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यानी यहाँ पर बात हो रही कि v का मान कितना दे रखा है, -5। हमें पता है अगर उत्तल लेंस है तो देखो हमें पता है कि ये हमारा जो लेंस है, अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, u कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगी, हमारी v कहलाएगी। देखो u और v दोनों किसके होंगे, इसमें माइनस के होंगे, क्योंकि उत्तल लेंस के अंदर क्या होगा, दोनों ही माइनस के होते हैं। अगर हम बात करें, फिर बोला है कि उत्तल लेंस के सामने कहीं रखे तो इसका प्रतिबिंब उस साइज का बन सकता है या साइज बिंब का होगा। तो देखो यहाँ पर हमें लेंस का सूत्र लगाना, तो 1 बराबर f 1/v माइनस क्या होता है 1/u। एक बार एलसीएम ले लो, u और v का एलसीएम क्या इतना आएगा, uv, u माइनस v हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर f का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा, uv/u माइनस v हो जाएगा। देखो u का मान कितना दे रखा हमें पता है, ये भी -50 है, ये भी -50 है, -50, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो गया। तो देखो माइनस माइनस प्लस 50 इंटू कितना हो जाएगा 50, नीचे -50 और प्लस का 50 हो जाएगा। यानी दोनों किसके हो जाएंगे, एक तो प्लस का हो जाएगा, दूसरा किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम एलसीएम ले लें इसका तो कितना कितना आएगा, देखो ये माइनस का हो गया, ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यानी f 1/50 माइनस 1/- का 50 हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें, इसकी अगर वैल्यू रखना चाहें तो कितनी होगी, दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। चलो 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50 हो जाएगा। एलसीएम 50 हो गया तो 1 + 1 यानी 2/50 हो गया, यानी 1 कितना हो जाएगा 25। तो हमें पता है कि कितना आएगा, 0.25 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना किसका भाग देंगे, 100 का। तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 मीटर हो जाएगा। यानी जो वस्तु होगी कितनी दूर होगी, यानी उसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो हमारी होगी माइनस का 0.25 मीटर होगी। सेंटीमीटर की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, और मीटर की बात करें तो 0.25 मीटर होगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। किसी प्रिज्म से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण के विचलन कोण को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अगर हम बात करें
जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है जिसे हम विचलन कोण बोलते हैं। देखो अगर हम बात करें तो हमें पता है ये तो क्या हो गई हमारी एक जो किरण आ रही है, क्या कौन सी किरण कहलाएगी हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण, और ये क्या हो जाएगी हमारी निर्गत किरण कहलाती है। यानी यहाँ पर जो हमारा क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम नाम के जानते हैं हमारा कौन सा कोण हो गया, यहाँ पर विचलन कोण की बात हो रही है। इसके उपयोग विभिन्न रंगों का प्रकाश का विचलन कोण की भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा, जबकि बैंगनी रंग का क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो अगर हम बात करें तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है और लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम। देखो हमें पता है VIVGYOR, यानी यहाँ पर हम किसकी बात करें, विबग्योर, यानी जब प्रकाश का किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पर बात हो रही है वॉयलेट यानी जो हमारा बैंगनी किरण है इसका सबसे ज्यादा होता है, और रेड जो सबसे लास्ट में इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। चलो अगला है शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानियां हो सकती है। देखो किसी विद्युत यंत्र में विद्युत में तथा उदासीन तार के सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा में कम प्रतिरोध से होकर विद्युत प्रवाहित होती है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी अगर कोई तार दोनों एक साथ संपर्क में आ जाते हैं यानी प्लस और माइनस, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखो ये तो हमारा प्लस वाला हो गया, ये क्या होगा हमारा माइनस वाला तार, अगर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। देखो इसको बचाने के क्या क्या उपाय हैं, पहला तो हम क्या करेंगे, देखो MCB लगा दो, या हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज तार लगा दें, या हम क्या करेंगे यहाँ पर अर्थिंग वायर का भी प्रयोग करते हैं। यानी हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्थिंग वायर का भी प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध कम करने के कारण तारें अधिक गर्म हो जाती है जिस कारण ऊपर चढ़ा विद्युत रोधी पदार्थ जल जाता है। यानी हमें पता है कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, जो तार होता है उसके ऊपर एक आवरण लगाया जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, तापमान अधिक होने से गर्म हो जाता है। ऊपरी आवरण के हट जाने पर तारें नंगी हो जाती है जिसके कारण विद्युत का शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। इसका उपयोग हमने देख लिया, या तो हम MCB लगा दें या फ्यूज तार, या हम अर्थिंग वायर का भी प्रयोग करें यानी भूमिगत तार भी लगा दें। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनिक आयन यानी H3O की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो देखो पहले का आंसर है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय अर्थात जल मिलाते समय HNO3 आयनिक की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि अम्ल के उपस्थित अनायनिक जलों की मात्रा में बढ़ जाती है परंतु H3O की मात्रा वहीं रहती है, परिणाम स्वरूप H3O की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यहाँ पर बात हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है, क्योंकि मिलाए गए क्षारक में OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। हमें पता है अम्ल क्या होता है, H+ आयन देता है, जबकि हमारा जो क्षारक होता है OH- आयन देता है। दूसरा है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, क्यों कहा जाता है, अम्ल तथा क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को उदासीकरण क्यों कहते हैं। हमें दोनों के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है, प्राचीन समय में पेरिस के एक निकट जिप्सम की बड़ी मात्रा में कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट निर्माण किया जाता था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पेरिस के अंदर मिला था। अम्ल तथा क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया में लवण और जल बनता है, यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लेते हैं तो लवण और जल बनता है, इसको ही हम उदासीकरण जानते हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में H+ आयन होंगे उतनी ही मात्रा में OH- आयन होना चाहिए, तभी क्या होगा, विलयन हमारा उदासीन होगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, लवण बनेगा, और ये क्या बनेगा हमारा जल। ये हमारा क्षारक हो गया, ये हमारा अम्ल हो गया, यानी अम्ल की अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएं तो लवण और जल बनता है, इसको ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, कृत्रिम आयिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, निम्न का संक्षिप्त विवरण कीजिए। दाब लगाना, कलम लगाना, गर्भ निरोध की शल्य चिकित्सा विधि को समझाइए। देखो पहला है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से कराए जाने वाले कायिक प्रवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी हम जो इसका
प्राकृतिक रूप नहीं होता है, एक कृत्रिम यानी इसको लेब में बनाया जाता है। दाब लगाना, कुछ पादपों की कोमल शाखाओं से छाल हटाकर वल्ले बनाकर इस स्थान को भूमि दबा देने पर तथा नई नई जड़ें निकाल जाती है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे नींबू और मोगरा। यानी अगर कोई पौधा है उसकी हम कलम को काट करके कहीं और उगा दें तो उससे भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है और वो बड़ी जल्दी वृद्धि करता है, जैसे नींबू और मोगरा। दूसरा है कलम लगाना, कुछ पादपों के परिपक्व तने के टुकड़े तथा अथवा कलम को जमीन में तिरछा गाड़ दिया जाता है, इससे कुछ दिनों बाद नया पौधा विकसित हो जाता है, जैसे गुलगंड और गन्ना। यानी इसमें पूरे की पूरे कलम को काट कर ही लगा दिया जाता है। दूसरा है शल्य चिकित्सा की बात करें, इन्हें बंध्यकरण भी कहते हैं। प्राय उन लोगों को सुझाई जाती है जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए तथा स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया द्वारा युग्म के परिवहन को रोक दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप गर्भाधान नहीं होता है। बद्धीकरण प्रक्रिया के पुरुषों के लिए शुक्रवाहक यानी उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी नलिका को क्या कर दिया जाता है, अवरोध कर दिया जाता है। दूसरा है जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा है द्विविखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। चलो दोनों का आंसर देख लेते हैं एक साथ। अगर हम बात करें जो पहला था कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक होती है परंतु व्यष्टि के लिए नहीं, कि लाभदायक ही हो। जनन के किसी स्पीशीज के सदस्यों के कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वे उन्हें विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं यदि किसी स्पीशीज की समष्टि अपने निकेल के अनुकूल तथा निकेत के कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, ऐसी अवस्था में समष्टि का समूह विनाश हो सकता है। किंतु समष्टि यदि जीवों के कुछ विभिन्नताएं होगी, जीवित रहने के लिए कुछ संभव होता है। वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की समष्टि के अधिकतर जीवाणु व्यक्ति मर जाएंगे परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ जीव जिंदा रहेंगे, वृद्धि भी करेंगे। विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरदायी बनाए रखती है परंतु विशिष्ट की विभिन्नता पर्यावरण के अनुकूल होगी, ये जीवित रहेगा, ये मर जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है विभिन्नता की, यानी अगर उनका जो पिताजी है वैसा ही अगर उनकी संतान उत्पन्न होगी तो क्या होगा, सेम चीज यानी सेम चीज सारी नहीं पाई जाती क्योंकि उनके अंदर डीएनए में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। क्योंकि कुछ डीएनए तो माता के होते हैं, मादा के, और कुछ किसके होते हैं, नर के, जिससे क्या होगी उसके शरीर में विभिन्नताएं पाई जाती है। मान लो कि उनकी जो संतति पीढ़ी है उनके अंदर कोई चीज की कमी है तो अगर सारी चीजें उनकी संतान यानी संतति पीढ़ी में पाई जाएगी तो क्या होगा, उनके अंदर वो की वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए क्या होता है उनमें कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती है जिससे वो जैसा वातावरण उनको सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। द्विखंडन और बहुखंडन यानी जब कोशिका दो भागों में टूट जाती है तो वो हमारा द्विखंडन कहलाता है, दो से अधिक भागों में टूट जाती है वो हमारा बहुविखंडन कहलाता है। ये प्रजनन प्राय अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। केंद्र की दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। इसके अंदर जो एक कोशिका है वो एक से ज्यादा कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला है ओजोन क्या है तथा किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों को बताइए। तो यहाँ पर देखो ओजोन O3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट सूत्र है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, एबेसडे में पूछा जा सकता है। O3 होता है कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से निर्मित है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 है। ओजोन एक घातक विषैला है परंतु वायुमंडल में ऊपरी स्तर सप्ताह मंडल में ओजोन एक अनावश्यक प्रकार संपादित करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, अतः मानव की त्वचा का कैंसर भी इससे हो सकता है। यानी हमारा जो वातावरण है उसके अंदर एक मंडल पाया जाता है जिसको हम सप्ताह मंडल के नाम से जानते हैं, जहां पर कौन सा पाया जाता है, हमारी ओजोन परत पाई जाती है। यानी जो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कर लेगी, ये अवशोषित कर लेती है। अगर ये अवशोषित नहीं करेगी तो सीधी जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पर आ जाएगी, सीधी हमारे जो पृथ्वी है उसके ऊपर आ जाएगी, जिससे हमें कौन कौन से यानी त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। कचरा निपटान की विधियों की बात करें तो कचरा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना चाहिए। कचरा निपटान की समस्या कम करने के लिए हमने निम्न योगदान करने चाहिए। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसोई की बेकार सामग्री हो गया, दूसरा है खाना बनाने की कच्ची सामग्री, पत्तियों आदि को जल में यानी गड्ढा खोदकर उन्हें दबाकर खाद तैयार किया जाए, जैसे पौधों को उच्च कोटि की खाद प्राप्त होती है। अगला है वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में क्या अंतर है, ये भी हमें स्पष्ट करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायोलेट रे विकिरण के प्रभाव से ओजोन O2 कणों से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी किरणों
ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। जैसे देखो पहले O2 है, ऑक्सीजन 2 O परमाणु में टूट जाएगी, फिर ये क्या करेगा, एक परमाणु वापस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, हमारा O3 का निर्माण करता है। अगला है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में क्या अंतर है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो खाना पीना के जो कचरे होते हैं, जैसे घास हो गया, छिलके हो गए, ये क्या होगा, वापस उनको मिट्टी में मिला करके हम वापस क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, जो वायुमंडल के लिए क्या होगा, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते। ऐसे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, उसको हम वापस मिट्टी में नहीं मिला सकते, जैसे DDT हो गया। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, मलमूत्र, कागज, शाक आदि, कपड़ा आदि को हम वापस मिट्टी में मिला करके नया उत्पाद बना सकते हैं। ये उत्पत्ति जैविक से बनती है, जबकि ये जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वो ढेर सारा लग जाता है, इनका ढेर भी लग जाता है, ये इकट्ठे नहीं होते हैं क्योंकि ये वापस मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। देखो हमारा जो एमीटर होता है इसको हम हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें जो हमारा वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, इसको हमें हमेशा किसमें, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है। दूसरा है, देखो पहले वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दूसरा है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है, प्रतिरोधकता इतनी देर की यानी न्यू का मान दे रखा है, और साथ ही ये हमारा व्यास यानी 2R हो गया, 10 ओम यानी प्रतिरोध का मान दे रखा है। बनाने के लिए कितने तार की आवश्यकता हो, यदि इनमें से दुगुना व्यास हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो न्यू बराबर क्या होता है, देखो अगर हम R की बात, R बराबर न्यू, L बटा वे क्या होता है, A होता है। ये क्या कहलाती है, हमारी प्रतिरोधकता कहलाती है। देखो यहाँ पर हमें क्या क्या मान दे रखा है, पहले बोला न्यू का मान यानी प्रतिरोधकता का मान 1.6 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर दे रखा है। साथ ही प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है और व्यास कितना है 0.5 mm यानी मिलीमीटर है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि हमें पता है डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो देखो अगर हम R का मान निकालें तो D बटा 2 यानी जो हमारा व्यास होगा उसका आधा कर दो। तो यहाँ पर देखो 0.5 में 2 का भाग देना है, लेकिन इसको किस में बदलना हमें, देखो 0.5 बटे में 2। साथ ही अगर हम इसमें 1000 का भाग दें तो किस में मिल जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है, 0.5 में 2 का भाग दो कितना आएगा 0.25, नीचे कितना है 1000। तो अगर हम इसको 2.5 10 की पावर कितना लिख सकते हैं -4, क्योंकि हमने पॉइंट एक तरफ राइट साइड ले आए। और A का मान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी पाई R², पाई का मान 3.14, R कितना है 2.5 10 की पावर -4 है। तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो देखो हमें L का मान निकालना है यानी लंबाई निकालनी है। तो अगर हम इसका सारा मान रखें तो हमें L का मान कितना पड़ेगा 122.66 मिलेगा। और हमें पता है R कैसे निकलेगा, अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसका जो व्यास है उसको मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं। तो हम क्या करेंगे, 0.5 है इसको हम 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 1 mm। हमें किस में बदलना है, इसको मिलीमीटर में बदलना है, यानी हमें इसको मीटर में बदलना है। तो हमें 1000 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.01, और किसका भाग दे देंगे उसमें 2 का, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, R का मान चाहिए। देखो हमें पहले R का मान कितना दे रखा था 10 ओम, बाद में R का मान कितना मिला, हमें 2.25 मिला यानी 2.5 मिला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी 2.5 बटे में 10 है तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी जो इसका प्रतिरोध होगा नया वो कितना हो जाएगा 1/4 रह जाएगा, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला है कि विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापमान की दर से वोल्ट, यानी यहाँ पर शक्ति का मान दे रखा है, दर से ऊर्जा उपभोग तथा 360 यानी यहाँ पर P2 का मान दे रखा है, दर से उस समय उपभोक्त होगी जब तापमान की दर न्यूनतम हो। विद्युत वोल्टता यानी देखो V का मान हमें दोनों बार 220 दे रखा है, जबकि हमें P1 का मान एक बार तो 840 वोल्ट दे रखा है। दूसरा हमें जो शक्ति दे रखी है 360 वोल्ट दे रखी है। फिर बोला है कि हमें एक तो विद्युत धारा बतानी है, तो हमें पता है कि P = क्या होता है, V × I होता है। तो I का मान क्या निकालेंगे, P/V हो जाएगा। दूसरा बोला है कि हमें क्या करना है, प्रतिरोध का मान निकालना। तो R बराबर क्या होता है, V = IR होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V/I, यानी R का मान एक बार ये सूत्र रखना है, एक बार ये। पहले में देखो I का मान P/V होगा, क्या होगा P/V, पहले में 840 दे रखा है और V का मान 220 है, तो कितनी धारा आ जाएगी 3.82 एम्पियर हो जाएगी। अगर हमें अब R का मान निकालना प्रतिरोध, तो V/I, V का मान तो 220 है, I का मान अभी भी निकाला तो कितना आ जाएगा 57.60 आ जाएगा। जो दूसरा सवाल था उसके अंदर हमें अब P का मान कितना दे रखा 360 और V का मान 220 ही है,
है तो I1 का मान कितना आ गया 1.64 एम्पियर आ गया। अब हमें पता है कि ओम के ने V इक्वल टू आई आर, तो R बराबर क्या होगा V अपॉन आई होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, V का मान तो 220 दे रखा है, I का मान अभी हमने निकाला था 1.64 एम्पियर, अगर हम भाग दें तो कितना आएगा 134.15 ओम आएगा। इसका जो अथवा का सवाल है वो भी देख लेते हैं। हमें बोला है, नहीं, इसका जो 18वां सवाल है, एकल द्विबंध त्रिबंधों की संख्या बतानी है। देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, देखो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। CH4NH3 में परमाणु का उत्कृष्ट गैस विन्यास किस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना भी बताइए। देखो सबसे बात करें हम बेंजीन की, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसके जो बंध है वो कितने हैं। देखो यहाँ पर एकल बंध की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एकल बंध कितने हो जाएंगे 9। द्विबंध कितने हो गए 1 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिबंध एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो अगले सवाल की बात करेंगे, इनका सूत्र हम कैसे लिखेंगे। तो प्रोपेन यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। सापेक्ष ओइक अम्ल यानी पीछे क्या जुड़ेगा COOH जुड़ेगा, ठीक है, प्रोपेन ओइक अम्ल। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है हमारा, देखो CnH2n प्लस क्या होगा 2 होगा, यानी यहाँ पर 3, n का मान कितना हो जाएगा 3, यानी C 3 और H कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। साथ ही हमें क्या जोड़ना है इसमें COOH, तो हमारा सूत्र क्या बनेगा CH3 CH2 COOH बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगली अगर हम बात करें इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर एकल बंध कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकल बंध 9 हो गए और द्विबंध कितना होगा 1 होगा। देखो हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच द्विबंध होता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध पाया जाता है। देखो प्रोपाइन यानी पीछे क्या जुड़ जाएगा हमारा आयन जुड़ा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमें सूत्र दे रखा उसमें से 2 माइनस करना, CnH2n माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्काइन की बात की जा रही है। तो प्रोप यानी 3 हो जाएगा, तो C3 3 इंटू 2 माइनस का 2, तो C3H 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, तो C3H4 हो गया। यानी यहाँ पर एकल बंध कितने 1 2 3 4 5 हो गए, साथ ही द्विबंध एक भी नहीं है, त्रिबंध कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम एल्केन एल्किन एल्काइन की बात करें तो एल्केन एल्किन और एल्काइन, तो देखो यहाँ पर हमें आयन जुड़ा हुआ यानी एल्काइन की बात हो रही, इसके अंदर एन जुड़ता है, इसके अंदर इन जुड़ता है और इसके अंदर क्या जुड़ता है आयन। तो यहाँ पर देखो एकल बंध होता है, इसमें द्विबंध होता है और इसमें क्या होगा एक त्रिबंध होना जरूरी है। अगला है एथेनॉल यानी एथ यानी कार्बन की संख्या तो कितनी होगी 2 होगी और पीछे क्या जुड़ रहा है ओल यानी OH पीछे जोड़ना है, तो CH3 CH2 OH हो जाएगा। अगला है हमारा जो क्वेश्चन है, देखो C2H5 और पीछे क्या जोड़ना O जोड़ना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा एकल बंध तो 8 हो गया, द्विबंध और त्रिबंध कितने हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। अगली संरचना है जिसके अंदर हमें मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4 होता है। तो देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन हमें पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, कार्बन का 6 होता है। तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझेदारी करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन के साथ पहले से तो 4 का क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी क्या हो गए पूरे। देखो हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले से 2 2 हो गए। कार्बन को 8 चाहिए तो 2 4 6 और 8 हो गए। तो देखो इसकी संरचना क्या हो जाएगी CH4 इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो कार्बन तो कितने हो गए 1 और हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। NH3 यानी नाइट्रोजन तो 1 है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। तो हमें पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना करता है हमेशा त्रिबंध बनाता है। तो देखो 1 2 और 3 बंध हो गया और ये क्या हो जाएगी इसकी बिंदु संरचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि हृदय रुधिर को पंप करता है, इसका हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका चित्र हो जाएगा। अगला है दूसरा बोला है धमनी व शिरा में अंतर बताना है। तीसरा है भोजन के पाचन को लाल का एक कार्य बताइए। जिसका अथवा का प्रश्न है स्वपसी पौधे किसे कहते हैं, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और पैरामीशियम में पोषण किस विधि से होता है। तो ये हमारा जो पहला चित्र है ये किसका हो जाएगा इसका हो गया। दूसरा है धमनी और शिरा, तो देखो इनमें रुधिर दाब उच्च होता है और इसमें क्या होगा निम्न दाब होगा। ये कपाट नहीं होते हैं, इसके अंदर कपाट होते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम वाल्व होते हैं तो धमनी में वाल्व होते हैं, शिरा में वाल्व नहीं होते हैं। एक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और ऑक्सीजन को बाहर लाने का काम करती है। जो इसका तीसरा सवाल था उसको भी देख लेते हैं।
हमें बोला था लार का क्या कार्य है, लार भोजन को गीला तथा चिकना करती है, जिससे भोजन को आसानी से चबलना और निगलना आसान हो जाता है। अगला है स्वपोषी किसे कहते हैं, वे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, यानी वह पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे एक तो क्या क्या हो गया, देखो एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, एक सूर्य का क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, और एक हमें क्लोरोफिल चाहिए, यानी हरित लवक भी चाहिए। साथ ही देखो दो स्वपोषी के अंदर आते, एक तो हरे पौधे हो गए, दूसरा हमारे नीले हरे शैवाल है, वो भी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला है हमें अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना था, ये अनुप्रस्थ काट का चित्र हो जाएगा। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, भोजन एक विशिष्ट स्थान पे ही ग्रहण किया जाता है, भोजन एक स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचता है, जिसको हम क्रमागुंजन गति भी कहते हैं, कोशिका की पूरी तरह से ढक लेता है। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है, अपवर्तन के कारण। यानी अगर क्या होगा, परावर्तन की बात करें तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वापस उधर ही चली जाती है। अगर परावर्तन की बात करें, अपवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने माध्यम से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी वो मिड़ जाएगी। दूसरा है लेंस की शक्ति -40 है, तो इसका 4 डायोप्टर है, तो देखो यहाँ पर शक्ति दे रखी है -4 डायोप्टर, तो लेंस की क्या प्रतिकृति होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो दूरी क्या होगी इसकी ऋणात्मक, अतः लेंस की प्रकृति क्या होगी, अवतल होगी। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। देखो सबसे पहले बात हो रही है हमारी अवतल दर्पण, यानी U और V दोनों ही किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ पर देखो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/V 1/U बराबर 1/V(f), तो हमें V का मान बताना है, तो 1/f 1/V, तो देखो -15, f का मान -15 है। देखो अगर U V और हमारा f तीनों क्या होते हैं, अवतल दर्पण में माइनस के होते हैं, ठीक है, तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ पर देखो ये 1/-15, ये 1/20 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर हम एलसीएम ले दोनों का तो कितना आएगा, -4 -3, तो -1/60, यानी कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर V का मान होगा। अगला है देखो इसका मान माइनस में है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अथवा में जो सवाल है, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। यानी देखो या तो इस प्रकार का होगा हमारा लेंस, ये क्या होगा, इस प्रकार, ये उत्तल हो गया, ये क्या हो गया हमारा अवतल लेंस। इसका अर्थ है लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, लेंस के दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। लेंस के प्रकार उत्तल और अवतल, वह लेंस जिसके दोनों तल गोलीय हो, एक तल समतल तथा दूसरा गोलीय दर्पण हो, दोनों किनारों पर एक पतला था, मध्य में क्या होता है, मोटा, यानी वह लेंस जो बीच में से तो पतला हो और किनारों से क्या हो, मोटा, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अगर अवतल लेंस की बात करें तो क्या होगा, किनारों से तो मोटा और बीच में से क्या होता है, पतला होता है, वो हमारा अवतल लेंस कहलाता है। अगला है हमारा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हमने चित्र भी बना रखे हैं। देखो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारा अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस कहलाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखो किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो या अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से एक पृष्ठ एक गोला भाग होता है, इन दोनों गोलों केंद्र से वक्रता केंद्र कहलाता है। जो इनका केंद्र होता है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 और C2 के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा लेंस है, इस प्रकार एक लेंस और होगा, यानी इसका जो केंद्र होगा वो C2 कहलाएगा, इसका C1 कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से ये लेंस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी वक्रता त्रिज्या। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याओं को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिस पृष्ठ से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है उसे प्रथम पृष्ठ, जिससे पृष्ठ बाहर निकलता है उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। मुख्य अक्ष, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी मुख्य अक्ष। यानी हमने पढ़ा है अभी, ये हमारे दो लेंस है, अगर इसका C1 और इसका केंद्र C2 दोनों को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, परावर्तन के बाद जाकर मिलती है, प्रतीत हुई होती है, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। यानी जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होती है, या तो गुजरते हुए प्रतीत होती है या क्या हो जाती है, वहां से गुजरती है। ये हमारा जो विज्ञान का मॉडल पेपर 3 था ये हमने देख लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।